नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम अपने इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए लेकर के आते हैं और आज भी हम प्रस्तुत हैं इसी क्रम में एक नए विषय के साथ। हमारा आज का विषय है सिंचाई और उर्वरक दक्षता और आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शशांक शेखर, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र अंकुशपुर गाजीपुर। सर, आपका हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, नमस्कार किसान भाई बहनों। सर, सबसे पहले तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि जो जल उर्वरक है और उर्वरक दक्षता क्या है? सभी को पता है कि जो कृषि में जो जल और उर्वरक है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हम इसके बात करें तो इस पर जागरूकता प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा चलाए जा रहे हैं और ये केवल चर्चा के विषय पूरे भारतवर्ष का नहीं, ये पूरे विश्व भर में ये चर्चा का विषय बना हुआ, चाहे वो जल से संबंधित हो चाहे वो उर्वरक से संबंधित हो। अगर आप देखें मैडम, कृषि में जो सबसे ज़्यादा जल का जो उपयोग किया जाता है, लगभग 70% पानी जो है कृषि में उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर उद्योग में किया जाता है, फिर घरेलू कार्य के लिए किया जाता है। और वहीं अगर कृषि में बात करें तो लगभग 40% पानी जो अच्छा गुणवत्ता वाला पानी उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर धीरे धीरे आप इस पे देखें, जैसे हमारा वायु परिवर्तन हो रहा मैडम, हमारी जनसंख्या बढ़ रही, तो हमारा जो कृषि का जो हमारा जो खेत जिसमें जोतते किसान में वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो आपकी उपयोग वाली कृषि है वो भी कम होती जा रही। तो ये बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि हमें कम लैंड पे, एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड पे हमें उस पर अपना कृषि करना है और फिर उसके ऊपर से हमारी जो जल की है और उर्वरक की दक्षता को भी ठीक करना है। अगर मैडम हम इसको अपने कोई भी सीजनल क्रॉप से या सीजनल पौधे से करें तो जैसे हमारे यहाँ दो बहुत मेन क्रॉप लगते हैं, एक होता है मैडम गेहूँ, दूसरा है धान। तो मैं पहले गेहूँ के बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आजकल मैडम गेहूँ का भी खेती हो रही है। तो किसान भाई हमारे यहाँ गेहूँ की खेती करते हैं मैडम, लेकिन वहाँ पे उन लोग क्या करते हैं कि उनको सही समय पे जब सिंचाई करनी है या सही समय पे कितनी मात्रा में उर्वरक डालना है वो थोड़ा सा वहाँ पे कभी कभी वो गड़बड़ कर देते हैं। किसान भाई केवल गेहूँ में 2 से 3 ही सिंचाई करते हैं मैडम, और उर्वरक भी शायद 2 ही बार डालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो वहाँ पे दक्षता होती है, चाहे वो सिंचाई हो या मैडम आपकी उर्वरक दक्षता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अगर हम जो सबसे मेजर क्रॉप है, जो बहुत ही ज़्यादा आधे से ज़्यादा जनसंख्या जिसका लिए उनकी स्टेपल फूड है, अगर हम उसकी बात करें मैडम, धान की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें दक्षता बहुत ही ज़्यादा खराब रहती है। डॉक्टर साहब, मैं यहीं पर रोककर ये पूछना चाहूँगी कि प्रमुख अगर उर्वरकों की बात की जाए तो प्रमुख उर्वरक कौन कौन से हैं जो किसान भाई अपने खेतों में डाल सकते हैं? यस मैडम, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो किसान भाई हैं जिनसे अभी मैं मिला हूँ वो केवल 2 ही उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं मैडम। पहला उर्वरक होता है यूरिया जिसमें नाइट्रोजन होता है, दूसरा होता है मैडम डीएपी जिसमें आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होता है। लेकिन किसान भाई कहीं ना कहीं पोटेशियम को सेक्रीफाइस करते हैं। पोटेशियम की जो होता है, जो हमारी म्यूरेट ऑफ पोटाश में होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको लगता है शायद पोटेशियम में जो पौध पे है उतनी अच्छा उर्वरक उतना अच्छा काम नहीं करता है। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ मैडम कि किसान भाई को ये पता होना चाहिए कि हम अपने खेत में कितनी मात्रा में डालें, उसकी क्वांटिटी क्या है। और उससे पहले अगर किसान भाई अपनी खेत की जो मिट्टी है उसकी अगर वो जांच करवा लें मैडम, तब उस उर्वरक का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि किसान भाई बहुत बार ऐसे काम करते हैं कि उनको पता है कि हमारे पास मान लीजिए एक खेत है, 1 एकड़ खेत, वो बोलते हैं उसमें 2 बोरी या 3 बोरी हम यूरिया डला देते हैं। वो कोई एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं रखते। अगर यही आप अगर उस उर्वरक की जाँच करवा लें तो जाँच में आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट मिलती है, उसमें पता चलता है आपके खेत में कौन सी कमी है, कितना उर्वरक डालना है, कितना नाइट्रोजन डालना है, कितना फास्फोरस डालना है, कितना पोटेशियम डालना है और किस किस दिन पे डालना है, वो समय भी बताया जाता है मैडम। डॉक्टर साहब, उर्वरक दक्षता को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं? उर्वरक दक्षता की अगर मैडम मैं बात करूं तो उर्वरक दक्षता बढ़ाने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको पता होना चाहिए कि हमें कब उर्वरक डालना, कितनी मात्रा में डालना है। अगर हम मात्रा की बात करते हैं मैडम, तो जैसे अगर हम लोग सीरियल क्रॉप की बात करें, जैसे धान और गेहूं की बात करें जो दाने वाले फसल हैं, तो उनमें 120 केजी प्रति हेक्टेयर के मात्रा में नाइट्रोजन डाला जाता है जो यूरिया में मिलता है, और फिर 60 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फास्फोरस डाला जाता है और लगभग 50 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोटेशियम डाला जाता है। ये रेशियो मैडम कभी कभी कुछ लोग ऊपर नीचे करते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी फसल पर और आपकी मृदा पर।
अब जो हमारा फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है मैडम, वो केवल जब यह बोआई या रोपाई करते हैं उसी टाइम पूरा जो एप्लीकेशन उसी टाइम कर देते हैं। लेकिन जो मैडम यूरिया के फॉर्म में डालते हैं हम लोग नाइट्रोजन, उसको कम से कम 3 से 4 बार में डालना चाहिए। पहला आप बोआई या रोपाई के टाइम डाल दें 25%, उसके बाद आप 20 दिन बाद जब उसमें कल्ले निकलने की अवस्था आ जाती है, उस टाइम आपको डालना चाहिए। अगर आप 3 एप्लीकेशन कर लें उस टाइम आपको डालना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि सिंचाई कितने प्रकार की होती है, और हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो हमारे किसान भाई हैं उनको कौन ऐसी सिंचाई हैं जो यहाँ के लिए उनके लिए बेहतर होंगी, उनकी खेती के लिए, उनकी उपज के लिए? मैडम सिंचाई अगर हम लोग जो पढ़ाई करते हैं या जो शोध करते हैं, उसमें बेसिकली 2 तरीके के बोलते हैं, उसके भी डिफरेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है मैडम सतही जल, जिसको हम लोग इंग्लिश में सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। दूसरा होता है प्रेशराइज इरिगेशन, मतलब जो दबाव से सिंचाई की जाती है, जिसमें ड्रिप स्प्रिंकलर होता है। अगर हम मैडम किसान भाई सतही जल की बात करें तो सतही जल में क्या होता है, आपके 3 तरीके होती हैं। पहला होता है आपका बॉर्डर, मतलब आप चारों सीमाएं बना देते हैं, उस पर आपको सिंचाई करना रहता है। तो ये किसान भाई के खेतों में बहुत ज़्यादा होती है। उसमें क्या होता है, एक लंबी खेत तैयार करते हैं जिसकी लंबाई 100 से 800 मीटर तक होती है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई होती कम होती है। उसमें जो चारा वाले फसल है या अनाज वाले फसल को उसमें लगाया जा सकता है। दूसरी मैडम एक होती है बॉर्डर इरिगेशन, जिसमें क्या होता है वो स्क्वायर टाइप का होता है। तो ये हमारे किसान भाई लोग उसमें जैसे गेहूं या धान की जो फसल होती है उस तरह की आकृति में वो लोग उसको उपयोग करके सिंचाई करते हैं। और फिर इसके बाद एक होती है फर्रो इरिगेशन, जो नाली और बंड टाइप की बनाई जाता है। उसमें क्या होता है, किसान भाई हमारे जैसे भुट्टे लगाते हैं या अरहर की बुआई कर सकते हैं या और इसी तरीके की जो पौध हैं उनको लगाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। जो अगर हम बात करते हैं जो नाली संरचना वाली इरिगेशन करते हैं, उसमें क्या होता है जो सिंचाई करते हैं वो लोग नालियों में देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पानी पूरे खेत में नहीं डालना पड़ता, तो इसकी जो दक्षता होती है काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है। अगर वही मैं बात करूँ आपकी ड्रिप और स्प्रिंकलर, जिसको ड्रिप को बोलते हैं टपक सिंचाई, और स्प्रिंकलर सिंचाई, ये भी बहुत अच्छी सिंचाई विधि है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो उद्यान क्रॉप के लिए है, उनमें बहुत ज़्यादा इसका डॉक्टर साहब बूंद बूंद सिंचाई की ही मैं बात करने चाह रही थी कि ड्रिप स्प्रिंकलर बूंद बूंद सिंचाई क्या है और हमारे जो किसान भाई बहन इसको किस प्रकार से कर सकते हैं? ओके मैडम, ये बूंद बूंद सिंचाई वाला बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए कौन सी ऐसी सिंचाई है जो ज़्यादा बेहतर होगी? ये बूंद बूंद सिंचाई आजकल मैम बहुत जागरूकता का विषय बना हुआ है। जैसे हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, जो बहुत बड़ी पैमाने पे करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो उद्यान के जैसे आपका हो गया बगीचे हो गए, फल फूल हो गया, या कोई सब्जी वाली वर्गी की अगर लगाते हैं तो वहाँ पे बूंद बूंद सिंचाई का बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है। बूंद बूंद सिंचाई को ड्रिप भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो इसकी दक्षता होती है बहुत ही अच्छी होती है, लगभग 90 से 95% तक की इसकी दक्षता होती है। अगर मैं सतही जल की बात करूं, उसकी जो दक्षता होती है 60% के आसपास ही होती है। और बूंद बूंद सिंचाई इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसको पूरे खेत में किसान भाई को सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। उनको सिंचाई केवल उसी जगह करनी है जहाँ पे पौध का तना हो, जहाँ पे रूट हो, वहीं पर उसकी सिंचाई करती है। तो क्या होता है, ये पूरा पाइप पूरे खेत में बिछाया जाता है, उसमें जहाँ पे पौध को सिंचाई करना वहीं पे पंच करके वहाँ पे ड्रिपर लगाए जाते हैं। उसके माध्यम से उसको धीरे धीरे टपक टपक के पानी गिरता है और वो पौध पूरी जिसकी उसकी क्षमता होती है उतना उसको सिंचाई मिल जाता है और उतना ज़्यादा उसमें नुकसान नहीं होता। और जो वह ड्रिपर होता है, जो उसका रेट होता है, वो बहुत स्लो, धीमी से वो पानी वहाँ से निकलता है। लगभग 2 से 10 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से ही पानी गिरता है। तो इतना कम पानी हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि आपकी जो इरिगेशन सिंचाई दक्षता वो बढ़ जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अगर मैं टपक सिंचाई की बात करूं, इसमें एक फर्टिगेशन यूनिट दिया जाता है, जहां पे आप उर्वरक को भी मिला के सिंचाई के साथ दे सकते हैं जी। तो उर्वरक भी डालने से क्या होता है कि वहां पे हमारा जो नुकसान कम होता है, पूरे खेत में उर्वरक नहीं जाता, तो उर्वरक जो होता है जो पौध के पास ही रहता है। तो उससे क्या होगा, जब सिंचाई भी कम देंगे और पौध के पास रहेगा तो पौध क्या करता है, उर्वरक को अच्छे से उसको अपटेक कर सकता है। अगर मैं बात करूँ सतही जल की, तो इससे क्या होता है मैडम, चाहे आपकी सिंचाई दक्षता हो चाहे उर्वरक दक्षता हो, काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, सिंचाई जल संचयन की विधियां कौन कौन सी हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो किस तरह अपना सकते हैं और अपने खेतों में किस तरह से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से उसका अभ्यास कर सकते हैं?
संचयन विधियाँ जो है ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि इसी विधि से आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या आप पूरे एशियाई वर्ग की बात करें, तो लोग अब सिंचाई जो विधियां हैं जिसको वाटर सेविंग बोलते हैं उसकी तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो जल है या भूजल है या जो हमारे चैनल इरिगेशन है उसमें क्या है कि जल का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, पानी बहुत ज़्यादा कमी हो रही। तो इसके लिए सारे जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं इसके तरफ किसान भाई को जागरूक करें, इसको अपनाएं। जैसे बताया जल संचयन विधियाँ, मैंने अभी जैसे आपको बताया एक सीरी पद्धति होती है, वैकल्पिक गीला एंड सूखा, जिसको अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इरिगेशन प्रैक्टिस बोलते हैं। ये हमारे किसान भाई कहीं ना कहीं इसको फॉलो करते हैं। मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। अब जो ये मैंने बोला वैकल्पिक गीला एंड सूखा जो अभ्यास है, इसमें क्या किया जाता है कि खेत में हमेशा जल भराव रखने की आवश्यकता नहीं होती है हमारे किसान भाई बहनों को। इसमें जल भराव तब किया जाता है जब वहाँ पे एक मापदंड दिया गया कि इस बिंदु पे जब आपको आ जाए तब आपको सिंचाई करनी है। ये अपने खेत को 1 से 10 दिन तक, अगर धान की बात करें 10 दिन तक सूखा रख सकते हैं। अब इसको करना कैसे, आपको पता कैसे चलेगा हमें किसान भाइयों को कि हमें आज के दिन यहाँ पे सिंचाई करनी कि नहीं करनी है? तो इसके लिए तमाम तरीके के मापदंड बनाए गए हैं। जैसे पहला आप दिन के हिसाब से कर सकते हैं। आपकी अगर मृदा आपको पता है और हमारे किसान भाई को पता है कितना इसमें पानी रह सकता है, तो दिन बेसिस पे कर सकते हैं। नहीं तो एक नमी मीटर आता है, उसका इस्तेमाल करके इसकी सिंचाई कर सकते हैं। नहीं तो एक सबसे सस्ता, टिकाऊ और जो हमारे शोधकर्ताओं ने किसान भाइयों के लिए बनाया है उसको बोला जाता है छिद्रित पाइप। छिद्रित पाइप की सहायता से भी उसकी सिंचाई कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ इसका अभ्यास हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने खेतों में इसको कैसे करें। अगर मान लीजिए हम जो पाइप की बात कर रहे थे मैडम, ये एक पाइप होता है जिसका पीवीसी पाइप होता है जो हर एक किसान भाई के घर में मिल जाता है। इसका जो लंबाई होगी वो लगभग 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो पाइप है, पाइप का व्यास लगभग 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब लंबाई के आधे छोर पे उसको छिद्र बना लेने हैं। कम से कम उस छिद्र का जो व्यास होगा 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब वो छिद्र बन जाए तो किसान भाई इसको जो हमारे मच्छरदानी होता है या कोई भी नेट हो उससे कवर कर दे कि ताकि जो छिद्र है वो कहीं बंद ना हो जाए। जब आप इसको ज़मीन पर लगाएंगे कहीं मिट्टी उसको बंद ना कर दे। अब किसान भाई को वो जब इनका पाइप बन गया तो खेत के पास ले जाना है और खेत के उस सिरे पर लगाना है जहाँ कोई छायादार ना हो, ओपन फील्ड हो, जहाँ पे ओपन खेत हो, और मेड़ के पास लगाना ताकि जब वो वहाँ से मेड़ से देखे तो उनको पाइप दिख जाए। अब उसको उनको अपने खेतों में लगा देना है। अब लगाने के लिए उनको क्या करना है, खेत में कम से कम 20 सेंटीमीटर लंबा गड्ढा खोदना है और 20 सेंटीमीटर व्यास करना है। उस पाइप को जब लगाने से पहले मोटी रेत से नीचे डाल दे कि ताकि जो मिट्टी हो उस पर बंद ना हो। और फिर जब सिंचाई करना है उसको लगाने के बाद किसान भाई को एक चीज़ बड़ा इस पर ध्यान देना है कि पाइप के अंदर जितना जल है उतना ही आपका जो खेत में जल है एक समान है। अगर ये दोनों समान है तो इसका मतलब उनका जो पाइप लगाया है किसान भाई बहनों ने बहुत ही सही तरीके से लगाए। अगर ये सामान्य नहीं, इसका मतलब पाइप उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी की है। और फिर किसान भाई को तब सिंचाई करनी है जब पाइप से पानी पूरा ख़त्म ना हो जाए। और अगर पाइप में उनको पानी दिख रहा है किसान भाइयों बहनों को, तो वहाँ पे उनको कभी भी सिंचाई नहीं करने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम सभी के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद मैं किसान भाइयों बहनों। तो किसान भाइयों, यदि आपने हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर साहब की बातों को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो निश्चित ही आप लाभान्वित होंगे। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।